हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जो है आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का एनालिसिस जो है ये आज है 3 जनवरी। ठीक ना, 3 जनवरी का एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गया बनाने वीडियो। ठीक है दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो 3 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला है कि सौर मंडल किस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक होता है। तो ये बताना है कि सौर मंडल के किस ग्रह पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो उनमें से जो एक ऑप्शन था वो था कौन, बृहस्पति। ठीक है ना, तो बृहस्पति जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसके द्रव्यमान मास पर निर्भर करता है। बृहस्पति का द्रव्यमान जो बहुत अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.4 गुना अधिक होता है। ठीक ना, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो बृहस्पति की सतह पर बादलों की जो यानी ऊपरी परत पर आपका वजन जो है लगभग 240 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक ना, वजन यानी वेट। ठीक ना, वेट, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है mg, क्योंकि mg जो है वहाँ पर का मान अलग होता है। ठीक ना, इस वजह से। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि भाखड़ा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक ना, कहाँ का, पंजाब का। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कि जो भाखड़ा पंजाब का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से बैसाखी और फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। ठीक ना, अतिरिक्त थोड़ा देख लीजिए, अतिरिक्त में क्या है, भाखड़ा मुख्यतः पुरुष द्वारा किया जाता है और महिलाओं का समान नृत्य गिद्दा कहलाता है। वाद्य यंत्र ढोल, तुम्बी, अलगोजा, चिमटा। ठीक, और वेशभूषा चमकीले रंग का कुर्ता, लुंगी, पगड़ी। और ठीक, आधुनिक भांगड़ा संगीत विश्व भर में लोकप्रिय है। पंजाब के अन्य नृत्य झूमर हैं और लुड्डी, जुल्ली, धमाल। भांगड़ा का उद्यम, अब देखिए भांगड़ा का जो उत्तम वो माझा क्षेत्र में माना जाता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा कि पट्टादकल्के में स्थित कौन सा मंदिर नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों के मिश्रण यानी वेसर शैली को प्रदर्शित करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों विरूपाक्ष है, पापनाथ है, ठीक ना, संगमेश्वर है और गलकनाथ है। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों वो होगा कौन, पापनाथ मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ये यानी कहते हैं कि जब नागर शैली और कौन, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली मिलकर कौन शैली का निर्माण होता है, तो वेसर शैली का निर्माण होता है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों इसकी थोड़ा से व्याख्या देख लेते हैं कि पापनाथ मंदिर में नागर यानी उत्तर भारतीय और द्रविड़ यानी दक्षिण भारतीय दोनों शैलियों का अनूठा मिश्रण है। ठीक ना, और देखिए कि पट्टादकल जो है कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। ठीक ना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि विश्व धरोहर में। और निर्माता कौन है, चालुक्य वंश के 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्माता इसके चालुक्य वंश है। ठीक ना, वेसर शैली जो है नागर द्रविड़ शैली का मिश्रण है, यानी नागर और द्रविड़ शैली जब मिल जाती है तो वेसर शैली बन जाती है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखें। विरूपाक्ष जो मंदिर है ये शुद्ध द्रविड़ शैली से बना है। ठीक ना, तो और जो गलकनाथ मंदिर है वो नागर शैली का निर्माण। ठीक ना, अब देखिए पट्टादकल में कुल 10 प्रमुख मंदिर हैं और जिसमें से क्या है चालुक्य त्रिकोण है जिसमें क्या है एहोल, प्रयोगशाला और बादामी।
ठीक ना, राजधानी। और जो पत्ताकल ये राज्य अभिषेक स्तर है। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में, ठीक ना, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ठीक। तो ये किसने की थी दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, इल्तुतमिश ने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, बलबल ने। तो ये दोस्तों किसने किया था? किया था इल्तुतमिश ने। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को भारत में व्यवस्थित रूप से स्थापित किया था। ठीक ना। इक्ता जो है वेतन के बदले दी गई भूमि है। ठीक ना, और इक्तेदार या मुक्ति इक्ता प्राप्त करने वाला अधिकारी होता है। ठीक। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है दोस्तों कि राजस्व संग्रहण करना, सैन्य सेवा सुनिश्चित करना, प्रशासनिक नियंत्रण करना। और इक्ता जो है वंशानुगत नहीं थी। ठीक ना, ये किसी को भी मिल सकती थी, को नहीं थी। और इसकी जो राजधानी बनाया ये देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता को वंशानुगत नहीं बनाया। ठीक, वंशानुगत बनाया। ठीक। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है वो 1211 से लेकर 1236 तक था। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखना। उसने क्या है, दिल्ली में 40 यानी चहलगानी जिसे कहते थे ना, 40 यानी 40 तुर्को अमीरों का समूह का गठन, जिसे चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था, इसका भी गठन किया। तो आप लोग इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण दिया है? ये दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन है यहाँ पर लग गए हैं। ये पहली है 6ठी अनुसूची, बी है 7वीं अनुसूची, ठीक है ना, और सी जो है वो 8वीं अनुसूची, और डी है 9वीं अनुसूची। तो ये कौन सी 7वीं अनुसूची है? ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है इसका। तो 7वीं अनुसूची देखिए, ये जो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजन दिया गया है। ठीक ना। संघ सूची में कितने 97 विषय जो मूलतः हैं, और अच्छा विदेश, रेलवे, बैंकिंग, इस प्रकार के जो हैं वो संघ सूची में है। राज्य सूची में कितने 66 विषय मूलतः, और पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखें। जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह है। ठीक ना। अब देखिए, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है, तो आप लोग इसको भी याद रखना है। ठीक ना। अनुच्छेद क्या है 246 में विधायी शक्तियों का वितरण, यानी टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून और प्रभावशाली होता है। ठीक ना, तो आप लोग याद रखना। और 42वें संविधान से शिक्षा वन समवर्ती सूची में आ गए हैं। ठीक, तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न था दोस्तों कि 1904 में भारत का वायसराय कौन था? तो 19 आपके सामने ये है, ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड कर्जन, और डी है, सी है लॉर्ड हार्डिंग, और डी है लॉर्ड चैमफोर्ड। तो ये ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी जो है करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक ना, यानी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक था, अतः 1904 में भी वायसराय थे। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए, प्रमुख कार्य क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय इसके समय में स्थापना हुई, यानी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। ठीक ना, बंगाल विभाजन 1905 में, जो कि यही कर्जन के समय में हुआ, और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। ठीक ना, और पुलिस सुधार 1902 में आए। तो ये सब किसके समय में हुई? ये कर्जन के समय हुई। तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक ना। और देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा सबसे कम घनत्व वाला विशाल ग्रह कौन सा है? सबसे जिसका घनत्व जो है वो सबसे कम हो। तो आप लोग देखिए, आपके सामने ऑप्शन ए है पृथ्वी है। ठीक ना, और क्या है? पृथ्वी है, फिर है बी मंगल है, सी बृहस्पति, और डी शनि है। तो ये किसका सबसे हल्का ग्रह कौन है? जिसका घनत्व तो कम होगा वो हल्का होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शनि है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना कि शनि सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो है ग्रह है, जो पानी में भी तैर सकता है। ठीक ना, और देख ली कि कितना है, ये देख ली, शनि का जो घनत्व 0.687, ठीक ना, और ग्राम बटे सेंटीमीटर पानी से कम भी। और पानी का घनत्व क्या है? एक, ये पानी देख, पानी शनि का इतना, पानी का एक है। ठीक ना, ये 0 में है। ठीक ना, तो ये पानी कितना है? 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखना। अब देख लीजिए दोस्तों को शनि मुख्यतः, देखिए शनि जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से, यहाँ पर वो क्यूब होना चाहिए, ग्राम बटे क्यूब होगा। ठीक ना, घनत्व तो बराबर यहाँ पर ग्राम बटे क्यूब होगा, तो आप लोग याद रखना। और देखिए, शनि जो मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है। ठीक, और शनि के वलय
विशेषता है, बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं। ठीक, उपग्रह कितने 146 प्लस है। टाइटन सबसे इसका बड़ा उपग्रह है। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखना। देखिए टाइटन जो है वायुमंडल वाला एकमात्र चंद्रमा है। ठीक ना, चंद्रमा क्यों कहा गया है, क्योंकि सभी उपग्रह को चंद्रमा ही कहते हैं। ठीक ना, ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। सूर्य से दूरी कितनी, सूर्य से मतलब दूरी पर कौन नंबर का है, तो छठा ग्रह है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। परिक्रमण जो काल है वो 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखना। और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन घनत्व शनि से अधिक है। ठीक ना, तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस स्थान पर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण वैसर शैली देखने को मिलता है। ये प्रश्न आया था। ये अभी देखिए प्रश्न आ गया, वो मतलब ये प्रश्न ऐसे भी पूछा हो सकता था। ठीक ना, तो ये कहाँ है, ये पता, ये ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, पट्टादकल। ठीक ना, पट्टादकल जो चालुक्य वास्तुकला का केंद्र था, जहाँ नागर और द्रविड़ शैलियों का अनूठा मिश्रण है। ठीक ना, तो आप लोग इसको इसको में धरोहर का 1987 में शामिल हुआ था। ठीक ना, स्थान कहाँ, बालाकोट जिला कर्नाटक में। ठीक, तो आप याद रखना। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक ना, ये बताना है आपको। तो आपके सामने ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ये दोस्तों जो होते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, जो आज के समय में ये नीति आयोग का कार्य कर रहा है। ठीक ना, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को ये जो योजना आयोग है वो नीति आयोग में क्या है, बदल गया है। तो जिसके वर्तमान जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है, और जब अब नीति आयोग का भी अध्यक्ष, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि योजना आयोग जो है अब नीति आयोग में बदल गया, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक, देखिए योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, तो प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष पूर्णकालिक कार्य प्रमुख थे। ठीक ना, समाप्ति कब हुई है इसकी, 2000 यानी 1 जनवरी 2014 में हुई समाप्ति, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में ये बदल गया। ठीक ना, नीति आयोग से प्रतिस्थापित हो गया। ठीक, अध्यक्ष नीति आयोग के कौन अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होता। सीईओ कौन है, यानी पूर्णकालिक जो हो उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ठीक ना, योजना आयोग असंवैधानिक निकाय नहीं था। ठीक ना, कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा गठित होता था। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि इंटर आयोग 1882 मुख्य रूप से किसकी प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए। उच्च शिक्षा की प्राथमिक, माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा की महिला विश्वविद्यालय, ये कौन है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ठीक, तो देखिए कि इंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य कोर्स डिस्पैच 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना था। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखना। ये गठन कब हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम विल्सन इंटर थे। ठीक ना, तो आप इसको याद रखना। सिफारिशें किसके प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों को सौंपी जाए, और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा निजी प्रयासों के अनुदान को माध्यमिक शिक्षा 2 धाराओं में उट डिस्पैच 1854, तो त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली की सिफारिशें सैडलर आयोग 1917 विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक लान टेनिस बॉल का मानक वजन ग्राम कितना होता है, तो ये आपके सामने ऑप्शन थे। ठीक ना, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक ना, यानी यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर लिखा ना, अनुसार टेनिस बॉल का जो वजन है 56.0 से 59.4 ग्राम के बीच होना चाहिए। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। टेनिस बॉल का जो व्यास है वो 6.54 से 6.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। रंग इसका क्या, पीला या सफ़ेद हो, और क्या है, एक बंदा कैसे रबर कोर या फील्ड कवरिंग से। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखना। आइए आपके सामने इनको फैक्ट देख लेना।
और लिखा है, ये हो गया। ठीक, अगला देखिए, टेबल टेनिस में गेम जीतने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 11 अंक चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 2001 में जो है 2001 से टेबल टेनिस में एक गेम्स में 11 अंकों होता है। ठीक ना, पहले 21 था, आप लोग इसको भी याद रख लेना। ठीक ना, न्यूनतम 2 अंकों की बढ़त जरूरी है। ठीक, तो आप लोग इसको देख लेना, ये जो है। अगला प्रश्न, अमृत वृक्ष आंदोलन किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ठीक ना, तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, बी है आसम, और सी है उड़ीसा, और डी है बिहार। ठीक ना, देखिए जो अमृत वृक्ष आंदोलन असम सरकार की पहल है, जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में शुरू किए गए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए। शुरुआत इसकी 2023 में हुई थी। लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाना है, और उद्देश्य क्या है? हरित आवरण बढ़ाना और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक ना, को मजबूत करना है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे अधिक और पौधे एक दिन में लगाने का, ठीक ना, किसका? गिनीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और देखिए, प्रोत्साहन पौधे लगाने वाले को आर्थिक सहायता दी जाती है यहाँ, और पौधे को जियो टैग भी है। ठीक ना, जियो टैग भी मिल चुका है। ठीक, और वृक्ष संरक्षण पर जोर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहल है ये। ठीक, ये भी आप लोग याद रखना, ये उद्देश्य है इसके, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ठीक, आपके सामने ऑप्शन है केरल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। ये कहा, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव सितंबर 2023 में गोवा के फोर्ट अगवाड़ में आयोजित किया गया था। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखना और देखना कि आयोजक जो है इसके कौन है। आयोजक देखिए, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक ना, उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक द्वीप स्तंभों को पर्यटन स्थलों में के रूप में विकसित करना है। ठीक ना, और फोर्ट अगवाड़ा जो है पुर्तगालियों द्वारा 1612 में निर्मित किया गया था, और भारत में 200 प्लस द्वीप स्तंभ है। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक, देखिए, लाइट हाउस टूरिज्म जो समुद्री विरासत संरक्षण है, और द्वीप स्तंभ जो नाविकों को मार्गदर्शन देने की वाली संरचना है। ठीक, और जो सबसे पुराना भारतीय लाइट हाउस है वो कृष्ण पट्टी नातम अंथिक, आप लोग ये वाला याद कर लेना, शायद ये कभी पूछ ले तो याद रखना। ठीक, अगला प्रश्न है, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो कौन है? गंगटोक है रेलवे स्टेशन है, कि रंगप्पो की नामची की, या पेंगोंग? तो ठीक ना, तो ये कौन है दोस्तों? ये है रंगप्पो। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो करेक्ट है। ठीक ना, ये देखिए कि रंगप्पो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। ठीक है ना, देखिए कब रखी थी आधारशिला? 20 फरवरी 2024 को। परियोजना के सेवकों को रंगप्पो रेलवे लाइन से, ठीक ना, अब एक करना था। ठीक ना, 108 परियोजनाओं का हिस्सा। और देखिए कौन कौन है 108 जो है बौद्ध धर्म में शुभ संख्या, और क्योंकि 108 के बौद्ध धर्म में शुभ संख्या है। ठीक ना, और ये क्या है? और देख लीजिए, यह सिक्किम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य 1975 में विलय हुआ था। ठीक, राजधानी क्या? गंगटोक है। प्योंगयांग जो है सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है, तो आप लोग इसको भी याद रख लेना। और देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो PSU का विनिवेश जो है किस प्रकार की सरकारी प्राप्ति है? ठीक ना, तो ये कहा है राजस्व प्राप्ति है, कि पूंजीगत प्राप्ति है, कि राजस्व व्यय है, कि पूंजीगत व्यय है, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो ये क्या है? ये जो है दोस्तों पूंजीगत व्यय है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो है डी का, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो विनिवेश है, विनिवेश सरकार की संपत्ति कम होती है, इसलिए यह पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। पूंजीगत प्राप्ति कौन है? देखिए, ऋण या देनदारी बढ़ाती है, यानी ऋण वसूली संपत्ति को घाटी, विनिवेश संपत्ति को क्या है? घटाती है, तो आप लोग इसको याद रखना। राजस्व प्राप्ति क्या है? कर राजस्व GST है। ठीक है, जैसे आयकर है। गैर कर राजस्व क्या है? ब्याज, लाभांश। ठीक है, ये सब है। तो आप लोग अब विनिवेशक विभाग में DIPM जो है प्रमुख विनिवेशक, एयर इंडिया, BPCL, ये सभी हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दोस्तों,
कि भारत में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा NAS कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है? ठीक, तो कितने? 36 में। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। देखिए कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा वर्तमान में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। ठीक ना, तो आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि आप जहाँ से सोच नहीं सकते वहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर 108 आपातकालीन, 102 मातृ शिशु, और ये 108 GVK इमारी द्वारा संचालित, और 102 जननी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है। मंत्रालय कौन मंत्रालय चलाता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक ना। और सेवाएं क्या? ट्रामा केयर, कार्डिक इमरजेंसी, प्रसव सहायता, ये और GPS ट्रैकिंग सुविधा, ये सब निःशुल्क है। अगला प्रश्न दोस्तों हिस्ट्री से है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह दास सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाया था? ठीक ना, तो आपके सामने ये ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मलिक काफूर। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट होगा। देखिए मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जो है सबसे विश्वसनीय गुलाम था। दास मतलब गुलाम, सेनापति जिसने दक्षिण भारत विजय को नेतृत्व किया था। ठीक, अब देखिए उपनाम हजारी दिनारी। ठीक ना, यानी 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी कहते थे उसको। और गुजरात विजय में नुसरत खान द्वारा पकड़ा गया। दक्षिण अभियान में देख लीजिए और देवगिरी। ठीक ना, यादव वंश की जो राजधानी थी देवगिरी 1360 में थी। और द्वार समुद्र 1310 और इसके बीच में थी। ठीक ना, मदुरई 1311 में। अब देखिए ये कोहिनूर हीरा इसी अभियान में प्राप्त हुआ। ठीक ना, अलाउद्दीन की जो मृत्यु हुई 1316 के बाद सत्ता पर काबिज हुआ। ठीक ना। अब अगला प्रश्न है कि बाहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक ना, तो बाहमनी आपके सामने ऑप्शन है, तो कौन था दोस्तों? वो था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो B वो करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अलाउद्दीन बहमन शाह जो है हसन गंगू ने 1347 में दिल्ली सल्तनत से अलग होकर बाहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मूल नाम इसका हसन गंगू था। ठीक है, जो अभी मुजफ्फरपुर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना कब किया बहमन साम्राज्य की? तो ये 1347 में किया थी। प्रथम राजधानी कौन थी? गुलबर्गा कर्नाटक में। द्वितीय राजधानी कौन थी? बीदर, जो 1422 में यहाँ से स्थानांतरित की गई थी। ठीक ना, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। ठीक ना, और विघटन जो हुआ ये 1518 में 5 राज्यों में बीजापुर आदिल शाही सल्तनत होगा, गोलकोंडा कुतुब शाही, और अहमदनगर निजाम शाही, और बरार जो है इमाद शाही, और बीदर जो है बरीद शाही। ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद सदस्यों MPS की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? 79 में कि 80, 84, 102 में। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जो C करेक्ट है, 84 में। ठीक ना, अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं दी गई हैं। ठीक, योग्यताएं क्या है? अनुच्छेद 84 में भारत का नागरिक हो, लोकसभा में न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और राज्यसभा में न्यूनतम 30 वर्ष की आयु हो, और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी हैं। ठीक ना, जैसे क्या है अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। ठीक ना, और 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 102 में योग्यताएं हैं, और अनुच्छेद 101 में स्थानों की रिक्तियाँ। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात CRR बढ़ाता है तो बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बताना है। देखिए दोस्तों जो है इसके जो ऑप्शन है यहीं पर लिख गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। बैंकिंग ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी, कि बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी, या बैंक ऋण पर ब्याज दर घटाएंगे, या मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो है दोस्तों ये क्या करेगी? उनके जो है
तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों बी नंबर होगा, यानी बैंकों के पास तरलता के में कमी हो जाएगी। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आप लोग इसको पढ़ ले, आपको इसकी जो है PDF मिल जाएगी। तो आप, क्योंकि अभी काफ़ी समय लग सकता है, तो आप केवल हम क्वेश्चन जो करवा दे रहे हैं, इसका जो वो है आप उसको एडिशनल वो इन्फॉर्मेशन है आप उसको पढ़ लेना। ठीक ना, देखिए गोमल दर्श किन दो देशों के बीच में, देखिए तो दोस्तों ये जो है गोमल दर्रा है। ठीक ना, तो आप लोग याद रखना ये गोमल दर्रा है। ठीक, तो गोमल दर्रा जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो दोस्तों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, देखिए और बाकी देखिए गोमल जो ये गलत है, गोमल दर्रा जो है पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान गजनी के बीच में स्थित है। ठीक ना, तो आप लोग इसको और देख लेना, इसकी जो एडिशनल जानकारी है। ठीक ना, बाकी देख लीजिए जो सिपकिला दर्रा हुआ वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक ना, अब देख लीजिए कि 9वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 थीम का जो अनावरण किसने किया है। आपके सामने ऑप्शन है ज्योतिराज सिंधिया ने कि, B भूपेंद्र सिंह ने की, C मनोज सिंह ने की, या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखना। यहाँ पर लिखा केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने IMC 2025 की थीम का अनावरण किया है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। ये अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विस्तृत वेशभूषा, भारी गहनों और चेहरे के जटिल श्रृंगार के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन है, देख लीजिए। ये जो है दोस्तों कथकली है। ठीक ना, कथकली जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखना। देखिए कि जो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य नाटिका है, जो अपने विस्तृत मेकअप और भव्य वेशभूषा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जो केरल के अन्य नृत्य हैं, वो जो मोहिनी अट्टम, थेयम, ये सभी उनमें संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर लिखा केवल पृथ्वी का घूर्णन है, कि चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। तो यही ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये बाकी ये लिखा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना, भारतीय न्याय संहिता BNS को संसद में किस मंत्री ने पेश किया था। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है राजनाथ, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और पीयूष गोयल। ठीक, तो ये किसने, अमित शाह ने। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि टैरिफ का प्राथमिक अर्थ क्या है, या यहीं पर से दिया ऑप्शन कि घरेलू सामानों पर छूट, सरकार द्वारा आयातित वस्तु पर लगाया गया कर, या निर्मित सेवाओं द्वारा सब्सिडी, या स्थानीय यात्रा के लिए बस का किराया। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या था। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि टैरिफ एक प्रकार का आयात शुल्क है, जो विदेशी वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर दिया है ना कि सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर, तो यही ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव किस सत्र में पारित हुआ है। आपके सामने वर्धा में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, या दिल्ली में। ठीक दोस्तों, ये जो है बॉम्बे, यहाँ पर लिखा है ना कि भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त जो है, 8 अगस्त की रात को, और यानी 8 अगस्त की रात को, तो 8 अगस्त ये कहा या 9 अगस्त दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 8 अगस्त की रात को चालू हुआ था। वो बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के मैदान में पारित हुआ था। ठीक ना, तो ये ऑप्शन नंबर जो B करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो आप लोग इसको, मसौदा जो वर्धा में बैठक में हुई तो 19 जुलाई 1982 में, तो ये भी याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि केरल में थेली पुत्र समुदाय द्वारा मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है। तो ये दोस्तों भगवान अयप्पा के। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक ना, थेली समुदाय भगवान अयप्पा के भक्त हैं, जिनका प्रसिद्ध
मंदिर सबरीमाला में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि बिहार में सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कौन सा त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो ये कौन मनाया जाता है, ये छठ पूजा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ये प्रश्न जो है आया हुआ था आपका। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नौ रस में से घृणा या जुगुप्सा कौन सा रस को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखा रौद्र, वीर या विभत्स या अद्भुत, या करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा सी होगा। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। बाकी ये नौ रस हैं, श्रृंगार का प्रेम, यहाँ से सभी हैं, तो आप इसको देख लेना। ठीक ना दोस्तों, आपको इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में, तो आपको वहाँ पर जो है PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY किससे संबंधित है। बिजली कनेक्शन के, LPG कनेक्शन के, प्राथमिक या सौर से। तो ये दोस्तों LPG से संबंधित है। ठीक, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपको गैस सिलेंडर मिलता है, तो LPG से कनेक्शन से संबंधित है। ठीक, ये चालू कब हुआ था आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए इसमें भी। इस शुरुआत इसकी 1 मई 2016 में बलिया UP से हुई थी। यानी PMU की उद्देश्य BPL परिवारों की महिलाओं का मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक, अगला प्रश्न था कि MS ऑफिस क्विक एक्सेस टूल बार क्वैट में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों, सेव करने अंडो और लाइन स्पेसिंग या रीडो, ये दोनों लाइन स्पेसिंग एक फॉर्मेट विकल्प है। ठीक ना, जिसके साथ क्या है कमांड, इसलिए इसे सीधे क्वैट पे नहीं जोड़ा जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फिशिंग ईमेल की विशेषता क्या नहीं होती है। तत्काल कार्यवाही की मांग, गलत संदिग्ध ईमेल पता, व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले का लिंक, या डिजिटल हस्ताक्षर और आधिकारिक डोमेन। तो जो है वास्तविक ईमेल में डिजिटल हस्ताक्षर और आधिकारिक डोमेन होता है। ठीक ना, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक ना, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक, जो फिशिंग ईमेल में नहीं होता। ठीक, और देखिए अब अगला प्रश्न दोस्तों, कोलंबो, यहाँ पर कोलंबो बंदरगाह विकास भारत के अलावा किन देशों के सहयोग से हो रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखा है USA और फ्रांस, जापान और चीन, USA और जापान, चीन और फ्रांस। तो ये जो दोस्तों हैं देखिए, कोलंबो बंदरगाह के विभिन्न टर्मिनलों का विभाग भारत, चीन और जापान की सहायता से हो रहा है। ठीक ना, भारत तो है ये, और जापान और चीनी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों उसका B करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब एक और इसे जो देखिए जो श्रीलंका की, ये श्रीलंका में है, और श्रीलंका की जो ये पुरानी राजधानी है। ठीक ना, कौन सी पुरानी राजधानी वर्तमान में कौन ही जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। ठीक ना, जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक, तो आप लोग याद रखना। यहाँ पर लिखा है देखिए कोलंबो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों ये नहीं, अब यहाँ पर बदल गया है। वर्तमान में जो कोलंबो की राजधानी हो वो जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में संसद में 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और सत्र की मेजबानी संशोधित किया। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन जगदीप धनखड़, हरिवंश नारायण सिंह, P चिदम्बरम या JP नड्डा। तो ये दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह ने। ठीक ना, ऑप्शन नंबर B जो करेक्ट होगा, ये जुलाई 2024 में किया। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 1994 के राष्ट्रीय खेल भारत के किस राज्य में जो है आयोजित हुए हैं। आपके सामने ये ऑप्शन नई दिल्ली, पुणे में की, बंगलोर में की, इम्फाल में। तो ये दोस्तों कहाँ, पुणे महाराष्ट्र। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अभी राष्ट्रीय खेल आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक ना, कहाँ कहाँ पर। अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक ना, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 में से 562 देशी रियासतों को एकीकरण में उनकी दृढ़ भूमिका कारण लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 दिसंबर 1950। ये प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ठीक ना, तो आप लोग इसको भी याद रखना। अगला प्रश्न है कि द हंगर ऑफ गेम्स उपन्यास श्रृंखला लेखिका कौन है। ए है
जे के रोलिन, बी है स्टेफनी मेयर या सुजैन कॉलिंस, ठीक ना, और या डी है ओरोकिनराथ, ठीक ना। तो इसको द हंगर ऑफ गेम्स किसने लिखा? सुजैन कॉलिंस द्वारा लिखी गई है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि अनुच्छेद 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 102, ठीक ना, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ, संसद की सदस्यता की अयोग्यता, के सांसदों का वेतन या अध्यक्षता की नियुक्ति, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा अनुच्छेद 102 संसद सदस्यों की अयोग्यता के आधारों का वर्णन करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरंदर की संधि जो है, पुरंदर की संधि 1665 मुगल सम्राट की ओर से किसके द्वारा हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये दोस्तों यहाँ पर लिखा है राजा जय सिंह या शाइस्ता खान या अफजल खान। तो ये राजा जय सिंह की, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा, ठीक। ये कब हुई थी? 11 जून 1665 को, ठीक, राजा जय सिंह के द्वारा और शिवाजी के बीच में हुई थी। और अगला प्रश्न था कि प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? तो आप लोग को पता है ये मुंशी प्रेमचंद। ये एक दो बार और भी पूछेंगे तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मिले थे, ठीक है ना। दोस्तों अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है, और अब उसका पूरा बेनिफिट ले सके, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।